ओके देन, तो अभी तक हमारा यहां तक हो चुका था। ये हमने देखा था काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, और मैंने आपको दो फिगर बना के भी बताए थे कि सेम वेट है दोनों का, सेम मास है, सॉरी सेम मास है, सेम फोर्स लग रहा है, लेकिन एक एंगल प्रपोर्स लग रहा है। तो कैसे हमारा वन जो फिगर था उसका नॉर्मल रिएक्शन एज कंपेयर टू 2 के कम था कि नहीं? N2 क्या था आपका 100G, N2 ये वाला, और N1 क्या आया था 100G माइनस के 10 sin थीटा, ये आया था। तो ये N1 आपका कम था, N2 ज्यादा था, और N1 कम था इसीलिए N1 पे फ्रिक्शन फोर्स कम लग रहा था एज कंपेयर टू N2 के। ये हमने फील किया था कि हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स होता है नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता है। अब हम होता है डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। देखो, हमेशा डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज अपोजिट टू इट्स रिलेटिव वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट अदर सरफेस इन कांटेक्ट। कि अगर जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन की डायरेक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये ब्लॉक नीचे की तरफ मूव कर रहा है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर। ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है और ये आपका रेस्ट पे है, तो इनकी दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में होगी, होगी कि नहीं? यस सर। इसी डायरेक्शन में होगी, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट। ये आपका फ्रिक्शन फोर्स हो गया। सिमिलरली अगर ये ऊपर जा रहा है ब्लॉक, तो अगर ये ऊपर जा रहा है और ये आपका रेस्ट में है, तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में होगी, तो फ्रिक्शन फोर्स डाउनवर्ड होगा। अब सिमिलरली मान लो ऐसे कोई हॉरिजॉन्टल पे है, अगर हॉरिजॉन्टल पे है और इसकी वेलोसिटी मान लो दी हुई है कोई भी वेलोसिटी इस डायरेक्शन, तो ये फिक्स, ये fix है। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? राइट या लेफ्ट? लेफ्ट। लेफ्ट। फ्रिक्शन फोर्स आपका इधर लगेगा। देखो, ये तो मोशन में कंडीशन हुई। अगर ट्राई टू मूव हो, तो अगर मोशन के लिए ट्राई कर रहा हो, अगर आपका अभी जो काइनेटिक फ्रिक्शन की बात हो रही है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में, काइनेटिक फ्रिक्शन तभी लगता है जब आपका ऑब्जेक्ट मोशन में होता है। ऑब्जेक्ट आपका मोशन में होता है। एक सेकंड, कॉल आ रही मैनेजमेंट की तरफ से, एक सेकंड। सर ऐसे जैसा आप बोले वैसे ही कर देता हूँ क्लास को। ओके सर। अच्छा, तो अभी आपके कम कम स्टूडेंट है ना, इसका थोड़ा सा डिस्कशन करना था हमें, उसलिए मैंने कॉल किया था। अभी उन्होंने बोला कि जैसे आप जिसको भी चिंता होती है, अगर सिलेबस की थोड़ी सी भी चिंता होती कि पढ़ना है, तो वो क्लास में जरूर आता। चाहे शिवरात्रि, तो मैं भी तो फास्ट हूँ यार, आप भी लोग फास्ट हो। यस सर। इसमें आप 1 घंटे क्लास लेने में क्या दिक्कत है? यस सर। हाँ? जी सर। जिसको भी अपने सिलेबस की चिंता होगी और पढ़ाई की चिंता होगी, वो जरूर आएगी, जैसे कि आप लोग आए हो क्लास में। ओके, चलो हम पढ़ते हैं, अपना ध्यान देते हैं पढ़ाई पे।
तो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन जिस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट मोशन में हैं तो उनके रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शन लगेगा। रिलेटिव वेलोसिटी, जैसे इधर ये जो ब्लॉक था इन दोनों के बीच में अपोजिट डायरेक्शन लग रहा, सिमिलरली अगर ये ब्लॉक इधर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में। क्लियर हुआ? काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्लियर हुई आपको? यस सर। अभी हम देखते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक। बेटा किसी का माइक ऑन है शायद, किसी को कफ हो रखा है और किसी ने अभिषेक, हाँ ओके ओके। देखो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन किन चीजों पर डिपेंड करता है? देखो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन सरफेस ऑफ मटेरियल इन कांटेक्ट। मतलब जैसे कि मैं अपने हाथ को अगर वॉल पे रगड़ू, वॉल पे आप देख रहे हो आपके सामने वॉल होगी, उस पर अगर आप घिस रहे हो अपने हाथ को तो आपको थोड़ा रफनेस ज्यादा फील होगी। और इसी हाथ को अगर आइस के ऊपर, बर्फ की सिल्ली देखते हो, बर्फ की बड़ी बर्फ रखी हुई है उसके ऊपर घिसोगे तो आपको ज्यादा स्मूथ फील होगा। तो जिस सरफेस की, जिन दो सरफेसेस, जैसे दो सरफेस कांटेक्ट में है, जिन दो सरफेसेस की जितनी ज्यादा सरफेस रफनेस होगी, देखो सरफेस रफनेस का क्या मतलब है? सरफेस रफनेस का मतलब है कि उनका खुरदरापन ज्यादा होगा कि नहीं? यस सर। और जितना ज्यादा खुरदरापन होगा क्या इंटरलॉकिंग उतनी ज्यादा होगी? जी सर। यस सर। और इंटरलॉकिंग अगर ज्यादा होगी तो क्या फ्रिक्शन फोर्स भी ज्यादा होगा? यस सर। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स, एक जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो एक तो किस पे डिपेंड करता है? दोनों सरफेसेस के कौन से मटेरियल है, या फिर बोल सकते हैं हम दोनों सरफेसेस की सरफेस रफनेस पे, कि जितना ज्यादा स्मूथ सरफेस होगा उस पर फ्रिक्शन उतना ही कम लगेगा। होता है कि नहीं ऐसा? आप एक एग्जांपल देखोगे आप कि आप तो एक ब्लॉक लो, कोई भी ईंटा ले लो, ईंटे को रस्सी से बांध लो, उस रस्सी से बांध के एक आप कच्चे रास्ते में खींच के ले जाओ उसी ईंट को, और उसी ईंट को आप उठा के अपने घर में, टाइल फूट न जाए लेकिन आराम से घर रख के उसी ईंट को उसी रस्सी से अपने टाइल्स पे खींचो, किस पे इजीली खींचेगा? टाइल्स पे। टाइल्स के ऊपर। क्यों? वहां पे क्या हुआ? क्योंकि टाइल्स की सरफेस जो रफनेस थी वो एज कंपेयर टू नॉर्मल जमीन के ग्राउंड जिस पे कुछ भी नहीं बिछा हुआ था उसके कंपैरिजन में कम अच्छी थी सरफेस रफनेस उसकी। ठीक है नहीं? तो टाइल्स पे क्या होगा? टाइल्स की सरफेस रफनेस अच्छी थी इसीलिए उसमें फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा। क्लियर हुआ कि कैसे डिपेंड करता है सरफेसेस पे? यस सर। यस सर। सेकंड नंबर है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स। हाँ सर कल आपने सर डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन तक की करवाया था सर। डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन तक? यस सर। सर ये नहीं करवाया था सर, यही तक करवाया था सर। एक सेकंड रुको, एक सेकंड, जस्ट वेट। वेट बेटा, जस्ट वेट। वाला अब जो बोल रहे हो ना वो वाला पीपीटी खोल रहा हूँ फिर। काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन नहीं करवाई थी ना? नो। स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन करवाई थी। ओके ओके चलो, वो शायद मुझे दूसरे बैच का याद रहा होगा, शायद आपके 8 वाला 7 वाले बैच का शायद। ये नहीं हुआ था ना? ये नहीं हुआ था ना? दिख रहा है आपको? यस सर। स्क्रीन दिख रही है ना आप तो आपको? यस सर। ये करवाना है। ओके ओके चलो। अब देखो काइनेटिक फ्रिक्शन होता क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पहले तो देखो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन नॉर्मल, इसका मतलब क्या है कि भाई अगर नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगी,
अगर ये नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगी तो क्या काइनेटिक फ्रिक्शन ज्यादा होगा? यस सर। फ्रिक्शन। यस सर। तो इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मली किसके इक्वल होगी? यहाँ पे अगर आप सिग्मा एफ वाई अप्लाई करो, सिग्मा एफ वाई, तो एन माइनस के एम जी इक्वल टू 0। तो एन किसके इक्वल होगी? एम जी के इक्वल हो रही है कि नहीं हो रही है? इसका मतलब अगर किसी Yes, sir. ऑब्जेक्ट का वेट जितना ज्यादा है उतना ही ज्यादा उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। यस सर। जैसे मान लो कोई दो ब्लॉक हैं, इस एक का वेट है 10 kg और एक का वेट है आपका 100 kg। दोनों इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मान लो 1 मीटर पर सेकंड से, और ये भी 1 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। तो मान लो ये वाला 1 है, ये वाला 2 है। फ्रिक्शन ऑन 1 वाले पे ज्यादा लगेगा फ्रिक्शन फोर्स या 2 वाले? पहले तो बताओ लगेगा किधर? सर आपको जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसके जस्ट अपोजिट लगता है, इस डायरेक्शन में लगेगा है, इस पे भी इस डायरेक्शन में लगेगा। तो आपका FR1 की वैल्यू ज्यादा होगी कि FR2 की वैल्यू? FR2। FR2 की वैल्यू। ये समझ में आया क्यों ज्यादा होगा? यस सर। क्योंकि देखो जितना ज्यादा वेट होगा उतना ही ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, उतना जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन का? F के इक्वल टू म्यू एन, और म्यू क्या है? म्यू क्या है आपका? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये म्यू डिपेंड करता है कि आपकी ये जो दोनों सरफेसेस है ना, इनकी स्मूथनेस कैसी है। दोनों की स्मूथनेस दोनों के सरफेस के मटेरियल पे डिपेंड करता है कि म्यू क्या लेना। ये क्वेश्चन में दिया होगा, जनरली क्वेश्चन में दिया होगा, या फिर अगर निकालने के लिए बोलेगा तो आपका फ्रिक्शन फोर्स की या नॉर्मल रिएक्शन कुछ न कुछ आपको वैल्यू दे देगा। ये चीज हम क्वेश्चन में करेंगे। और ये मैंने अभी आपको बताया कि डायरेक्शन कैसे डिसाइड होती है। जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है जस्ट उसके अपोजिट होती है। जैसे कि ये ब्लॉक अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन किधर हो गई? इधर हो गई, क्योंकि ये आपका रेस्ट पे है। तो दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में होगी कि नहीं? अभी जस्ट बताया मैंने आपको। Yes, sir. सिमिलरली अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये आपका रेस्ट पे है तो आपकी रिलेटिव वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, फ्रिक्शन फोर्स आपका इधर लग गया, लगेगा। Yes, sir. ये तो अभी मैंने आपको बताया है। सिमिलरली आपको ब्लॉक का भी एग्जांपल बताया था। मान लो कोई हॉरिजॉन्टल में ब्लॉक रखा हुआ है और ये 1 मीटर पर सेकंड से, मान लो 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है आगे की तरफ, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? पीछे की तरफ। इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जस्ट अपोजिट टू द रिलेटिव वेलोसिटी। इतना अभी तक क्लियर हुआ था हमारा? अब हम आए थे इस पे आए थे, यहाँ तक आए थे हम। तो यहाँ पे देखो हमने एक चीज देखी थी कि कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेसेस ऑफ मटेरियल इन कांटेक्ट। यानी कि मटेरियल पर डिपेंड करेगा कि कौन से मटेरियल्स आपके कांटेक्ट में हैं। मटेरियल का मतलब आप अगर रफ सरफेस को कांटेक्ट में लाओगे, रफ सरफेसेस, मैंने आपको ईंट का एग्जांपल बताया था जस्ट अभी। यस सर। अरे एक ईंटा लो, ईंटे को रस्सी से बांधो, एक आप खाली रास्ते में जिस पे आप डेली स्कूल जाते हो या कॉलेज, यही जहां पे भी जाते हो, रोड पे आप खींचो, और एक उसी ईंट को लेके अपने घर में टाइल्स के ऊपर खींचो, तो आपको टाइल्स पे खींचना ज्यादा इजी होगा एज कंपेयर टू रोड के। होगा कि नहीं? यस सर। क्योंकि वहां पे क्या होता है, सरफेस डिफरेंट है। जो रोड है उसकी सरफेस रफनेस ज्यादा है एज कंपेयर टू आपके घर के टाइल्स के। समझ रहे हो? तो ये कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? सरफेस इन कांटेक्ट पे। जो भी सरफेस कांटेक्ट में आ रहे हो उनके सरफेसेस पे कांटेक्ट वो डिपेंड करता है। नंबर 2 क्या था? नंबर 2 था कि इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ सरफेस। जो एरिया कांटेक्ट में आ रहा है, मान लो इधर देखो, इधर आप उसी को देखो कि आप क्या करो, एरिया जैसे F इक्वल टू FR क्या होता है आपका? FR म्यू एन होता है कि नहीं होता है? जी सर। है? तो क्या इसमें कहीं एरिया दिख रहा है आपको? एरिया कहीं भी? नो सर। अगर कोई ऑब्जेक्ट 10 kg का है और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है आपको, तो आप डायरेक्टली फ्रिक्शन फोर्स निकाल सकते हो। डिपेंड नहीं करता कि आपका कितना एरिया कांटेक्ट में है उस ऑब्जेक्ट का, कितना एरिया। अच्छा एक बात बताओ, जैसे एक आपको फील दिलाता हूं उसका, कि मान लो ये कोई ब्लॉक है, इसका एक सरफेस वैसा बनाना है ना, रफ वाला। ये कोई ब्लॉक है, इसका ये सरफेस रफनेस है, ये वाली, ठीक है।
और ये नीचे वाला सरफेस है कोई जिस पे ये रखा हुआ है, ये कोई नीचे वाला सरफेस है। ये ब्लॉक इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, ये आपका फिक्स है, ये आपका मान लो फिक्स है ये वाला। तो इसका ऊपर वाले का वेट मैंने मान लिया, ऊपर वाले का वेट है आपका 100 न्यूटन। देखो अब अगर इस ब्लॉक को मान लो सेम ब्लॉक 100 न्यूटन का ब्लॉक अगर मैं यहाँ पे रखूं, एक और ब्लॉक लिया मैंने, एक और ब्लॉक लिया, छोटा ब्लॉक है ये, चलो छोटा ब्लॉक लेंगे क्योंकि एरिया का डिफरेंस पता चल जाए। जैसे कि मैं इसके आपके भी ऐसे ही हैं, इसके ये वाले हो गए, इसका वेट भी कितना है 100 न्यूटन। अब मुझे ये बताओ कि जिसका वेट ज्यादा होगा, जिसका वेट ज्यादा होगा, क्या जो जो ये ऊंचे ऊंचे नीचे वो दिख रहे हैं आपको, क्या उनमें इंटरलॉकिंग ज्यादा होगी? यस सर। देखो Yes, एरिया एरिया अगर कम है, एरिया अगर कम है तो इंटरलॉकिंग ज्यादा होगी क्योंकि प्रेशर ज्यादा होगा। आपको प्रेशर वाला कंसेप्ट बताया था कल मैंने, क्योंकि प्रेशर ज्यादा होगा तो इंटरलॉकिंग ज्यादा होगी। इस वजह से हमारा क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है एरिया पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि अगर एरिया कम है, वेट अगर सेम है, एरिया कम है, तो इंटरलॉकिंग ज्यादा हो जाएगी। इसी को अगर हम यहां तक एरिया होता है यहां तक, तो इनकी इंटरलॉकिंग कम हो जाती है, इनकी इंटरलॉकिंग कम हो जाती है। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स एरिया पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे इनके टीथ के बीच में ज्यादा प्रेशर होगा इस वाले के, फर्स्ट वाले की प्रेशर ज्यादा होगा कि टू वाले के? सर सेकंड वाले पे सर। सेकंड वाले पी वाले में क्या होगा, कम होगा, एच कंपेयर टू पी टू सेकंड। इस वाले के कंपेयर, क्योंकि यहाँ पे एरिया कम है तो आपका इंटरलॉकिंग ज्यादा हो गई। इंटरलॉकिंग ज्यादा हो गई, अगर इंटरलॉकिंग आपकी यहां तक आ गई, मान लो ऐसे ऐसे इंटरलॉकिंग हो गई, तो भाई जब आप रिलेटिव मोशन कराओगे तो ये ज्यादा अपोज करेगी, इंटरलॉकिंग करेगी कि नहीं ज्यादा अपोज? यस सर। ज्यादा अपोज करेगी तो ओवरऑल रिजल्ट वही आ जाएगा कि फ्रिक्शन, जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो आपका इंडिपेंडेंट होता है एरिया ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि कितना एरिया आपका कांटेक्ट में आ रहा है, इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर हुआ? यस सर। अब Yes, sir. कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट। ये इंडिपेंडेंट है रिलेटिव वेलोसिटी के काइनेटिक फ्रिक्शन। देखो अगर आपका ऑब्जेक्ट 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है तब भी आपका एफ आर इक्वल टू म्यू एन ही होगा। अगर आपका 1000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है तब भी आपका एफ आर इक्वल टू म्यू एन ही होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन की बात हो रही है, यानी कि ये स्पीड पर डिपेंड नहीं कर रहा। जैसे आप इधर देखो, इधर इस बंदे को देखो, ये क्या आइस के ऊपर वो कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। यस सर। देखो आइस का जो सरफेस होता है वो स्मूथ होता है कि नहीं? यस सर। काफी स्मूथ होता है। जब ये आइस के ऊपर ऐसे स्लाइड कर रहा है, क्या ये रोड के ऊपर स्लाइड, क्या ये आपके जो पहाड़ है, मिट्टी वाले पहाड़ है जहां पे आइस नहीं पड़ती है, क्या वहां पे ऐसे स्लाइड कर सकता है इतना स्मूथली? नो सर। नहीं कर सकता, क्योंकि क्या हुआ, सरफेस डिफरेंट डिफरेंट सरफेस, जो फर्स्ट पॉइंट था उसके लिए था ये पिक। ये सरफेसेस पे डिपेंड करता है। जैसे आपकी ब्रेक्स होती हैं, जो ब्रेक्स होती हैं, आपने ब्रेक शू देखे कभी? ब्रेक शू बाइक के, बाइक के ब्रेक शू देखिएगा, उस ब्रेक शू का मटेरियल बहुत ही रफ होता है। जैसे आप रेगमाल देखते हो, रेगमाल जैसे दीवार पे या फिर किसी लोहे पे जंग लग जाती है, उसके खिस्से उसको हटाते हैं जंग को, कुछ उससे भी कुछ हैवी होता है उसका जो सरफेस होता है। वो क्यों होता है? हाँ पैडल्स बिल्कुल बिल्कुल। तो क्यों होता है वो सरफेस हैवी या फिर रफ क्यों होता है? क्योंकि जितना ज्यादा रफ होगा, क्या उसमें इंटरलॉकिंग उतनी ज्यादा होगी? यस सर। तो हमें ब्रेक से चाहिए क्या? ब्रेक लगाने का मतलब होता है हमारी गाड़ी रुक जाए, यही ना काम होता है। तो हमें यहाँ पे फ्रिक्शन की जरूरत ज्यादा से ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा है ना। तो फ्रिक्शन की जरूरत ज्यादा से ज्यादा है तो हम जो पैड्स होते हैं उसके, ये जो है ना, ये आपको ये जो दिख रहा है, ये वाला ये एरिया दिख रहा है थोड़ा गंदा गंदा सा, ये वाला ये जो एरिया दिख रहा है ना, यही होते हैं वो। इसको ब्रेक शू बोलते हैं, ब्रेक शू बोलते हैं। जिससे जो कि क्या करता है, जैसे ही प्रेशर पड़ता है, ये जो व्हील आपका घूम रहा है इसको दबाता है, इसको दबाता है, तो इसके बीच में ये इससे फोर्स लगाता है, तो क्या इसका एक नॉर्मल रिएक्शन लगता है इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में?
यस सर। लगता है कि नहीं? ये जो नॉर्मल रिएक्शन होता है यही क्रिएट करता है क्या है, फार इक्वल टू म्यू एन। ये एन आपका ये नॉर्मल रिएक्शन होता है, म्यू होता है इस जो रिम है उसकी और इस शू के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आ रहा है? कोफिशिएंट ऑफ Yes, फ्रिक्शन sir. क्या होता है, किन चीजों पे Yes, डिपेंड sir. करता है, किन पे नहीं करता है। ओनली नेचर ऑफ सरफेसेस पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड नहीं करता और रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। ये क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि एक सेम वेट है, सेम वेट आप साइकिल पे लेके जा रहे हो और उसको खींच के लेके जा रहे हो, या फिर ऐसे लुढ़का के ले जा रहे हो, उसका एरिया ज्यादा है। लेकिन सिलेंडर को मान लो आप, एक तरह से सिलेंडर, एक सिलेंडर का वेट है, मान लो सिलेंडर का वेट, खाली सिलेंडर है, खाली सिलेंडर का वेट 15 केजी ले लेते हैं, ठीक है। 15 केजी को आप लुढ़का के ले जा रहे हो और एक उसी सिलेंडर को आप साइकिल पे लग के ले जा रहे हो, किसमें काइनेटिक फ्रिक्शन ज्यादा लगे, किसमें ज्यादा लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन? देखो सिलेंडर का एरिया भले ही ज्यादा है, जब आप सिलेंडर को लुढ़का ले जा बेटा, सिलेंडर का एरिया भले ही ज्यादा है, लेकिन क्या नॉर्मल रिएक्शन एन पर, एन तो एम जी पर डिपेंड करेगा ना, जो आपका 15 केजी है 15 जी होगा ना दोनों केसेस में। अब आपका एन दोनों में सेम होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों में सेम लेंगे, अगर हम पहिए का और सिलेंडर का, हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों का मान लो सेम है, तो क्या हमारा फ्रिक्शन फोर्स दोनों केसेस में सेम होगा? फ्रिक्शन फोर्स एरिया पे डिपेंड नहीं करता, रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, वो ओनली ऑन किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। कौन कौन से टाइप के सरफेसेस आपके कॉन्टैक्ट में हैं उन्हीं पे डिपेंड करेगा बस, उसके अलावा किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब ये क्वेश्चन है, आप यस सर, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एट द गिवन इंस्टेंट। आप ये क्वेश्चन करो, 2 मिनट है आपके पास, ओनली 2 मिनट्स। F क्या हाँ ये? F4 सर, आपको काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन बतानी है। हो रहा है? अरे सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। कर लिया। कर लिया? Yes, sir. ओके अच्छा, हैंड रेस करो, हैंड रेस किस किसने किया है? इरफान खान, आप बताओगे ब्लॉक पे, नंबर ऑन ब्लॉक एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड, ब्लॉक पे किस डायरेक्शन में फोर्स आएगा? ब्लॉक पे इरफान खान, आदित्य, लेफ्ट साइड होगी उस पे ब्लॉक पे लेफ्ट साइड में। ओके अब Yes, sir. दूसरे ऑप्शन पूछा है ऑन ग्राउंड, सर राइट साइड। ग्राउंड पर राइट साइड। अभिषेक, यस सर। आपके क्या आंसर्स हैं? सर ये है बैकवर्ड और फॉरवर्ड। ओके करण, सर बैकवर्ड। ओके ओके, मतलब आंसर लमसम सेम है। देखो जब ये ब्लॉक मूव कर रहा है, क्या ये राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है? राइट में, यस सर। राइट में मूव कर रहा है। तो हमने क्या बताया था, जो ब्लॉक्स के जो भी रिलेटिव वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है, देखो इस ब्लॉक की रिलेटिव वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट ग्राउंड की वेलोसिटी क्या है? 0 है कि नहीं?
सर और ब्लॉक की Yes, sir. वी बी आपकी कितनी है 5 मीटर पर सेकंड। जब आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे वी बी जी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालोगे तो क्या आएगी? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक माइनस के वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, यही आएगी कि नहीं? यस सर वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक क्या है आपकी 5 माइनस ग्राउंड क्या है आपकी 0। तो 5 मीटर पर सेकंड आई किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऑलरेडी, इस डायरेक्शन में आपकी 5 मीटर पर सेकंड आई वी बी जी। तो रिलेटिव वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन होगी, तो ये आपकी राइट डायरेक्शन में होगी फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन। समझ में आया? यस सर अब ग्राउंड पर देखें, अब हमें क्या निकालना है? ग्राउंड की वेलोसिटी निकाल ली। अब हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू ब्लॉक। तो क्या आएगा? वी जी माइनस के वी बी, यही होगा Yes, कि sir. नहीं? अब जी, वी sir. जी क्या है आपका 0 माइनस वी बी क्या है आपका 5, 5 यानी कि माइनस के 5 मीटर पर सेकंड आई ग्राउंड की रिलेटिव वेलोसिटी। तो माइनस के 5 का मतलब क्या है? अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो हमारी ग्राउंड की किधर आएगा वेलोसिटी? इस डायरेक्शन में आई कि नहीं आई? तो आपकी ग्राउंड की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में अगर आई, मान लो इस डायरेक्शन में, क्या ग्राउंड की वी, कौन सी वेलोसिटी है ये? सर VGB वी GB जी बी। तो वी जी बी अगर इस डायरेक्शन में आई तो क्या इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ये बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि डायरेक्शन इसकी ये है। यस सर है? और देखो फ्रिक्शन फोर्स जब हम ग्राउंड पे देख रहे हैं तो हमारा राइट डायरेक्शन में आ रहा है, लेकिन हम उसी फ्रिक्शन फोर्स को ब्लॉक पे देखेंगे तो आपका लेफ्ट डायरेक्शन में है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें देखना होता है कि रिलेटिव वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। पहले हमने क्या देखा था? ब्लॉक की वेलोसिटी देखी थी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आई थी। ये मान लो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये आपकी पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आई थी। और अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी उसकी देखोगे ग्राउंड की, तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी नेगेटिव एक्स एक्सिस में आई है कि नहीं नेगेटिव एक्स एक्सिस में? यस तो इसीलिए यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन बैकवर्ड है और इसकी यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन फॉरवर्ड है। क्लियर हुआ? जी सर Yes, sir. अब इसके लिए बताओ जरा। All surfaces are shown in figure are rough. Draw the friction force on A and B. A and B पे दोनों पे फ्रिक्शन फोर्स बताना है, करो जरा। आया कुछ डायरेक्शन के बारे में कुछ? सर आ रहा है सर। ओके ओके, आने दो आ रहा है। सर आ गया आ गया? यस सर जस्ट वेट करो, जस्ट वेट। बाकी लोग हैंड रेस करो, हैंड रेस। आदित्य, ए ब्लॉक पे बताओ, ए ब्लॉक पे किधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? सर राइट साइड राइट साइड, ओके। अभिषेक, अभिषेक बी ब्लॉक पे ए ब्लॉक की वजह से, बी ब्लॉक पे ए ब्लॉक की वजह से। आपने क्या बताया था अभी आदित्य ने क्या बताया? ए ब्लॉक पे बी ब्लॉक की वजह से फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। और बी ब्लॉक पे ए ब्लॉक की वजह से फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? अभिषेक
यस सर। आया आपका? नहीं सर, अभी कर रहा हूँ। ओके, इरफान, इरफान खान। सर कर रहा हूँ। ओके, इरफान आपका हैंड रेस था इसलिए पूछ रहा था। अच्छा आदित्य, आप बताओ फिर। जी सर। बी ब्लॉक पे ए की वजह से क्या आएगा फोर्स, किस डायरेक्शन में आएगा फ्रिक्शन फोर्स? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। और बी ब्लॉक पे ग्राउंड की वजह से कितना फ्रिक्शन फोर्स आएगा? लेफ्ट साइड। वो भी लेफ्ट साइड। ओके, और किसी का आया? सर यही है सर। इशू। ओके, इशू। सर मेरे भी यही आया। ओके ओके, यही आएगा एक्चुअली में, सही बताया है आदित्य ने। देखो, इस ब्लॉक की हम v के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालते हैं पहले। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक a विद रेस्पेक्ट टू b क्या आएगा? va माइनस के vb आएगा कि नहीं आएगा? हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव x डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, y डायरेक्शन को पॉजिटिव y। अब देखो y में तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं, तो यहाँ पे va क्या है आपका? va की वेलोसिटी क्या है? 10 है। और vb की वेलोसिटी क्या है? माइनस 20। तो क्या आएगा? माइनस के 10 मीटर पर सेकेंड आएगा। यस सर। ए वी की वेलोसिटी क्या आ गई? माइनस के 10 मीटर पर, यानी कि ए ब्लॉक की रिलेटिव वेलोसिटी वी के रेस्पेक्ट में किधर है? इधर है, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं इधर? जी सर। तो इस पे ये ए ब्लॉक है, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन। ये क्या है आपका? एफ आर के। ये क्या है? ए बी, सॉरी ए ब्लॉक। सिमिलरली बी ब्लॉक के लिए देखो, अभी हम बी ब्लॉक की वेलोसिटी निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विद रेस्पेक्ट टू ए। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विद रेस्पेक्ट टू ए। अब देखो बी की वी क्या है, यहाँ पे क्या होगा? वी बी माइनस के वी है, और वी बी क्या है आपका? वी बी क्या है? 20 माइनस, और वी ए क्या है? 10। क्या है आपका? 10 मीटर पर सेकेंड आएगा। जी सर। तो आप बी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। बी ब्लॉक का जब आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, अभी हम ए की वजह से देख रहे हैं, ए की वजह से वेलोसिटी किधर है आपकी? इधर है। वी ए बी आपकी इस डायरेक्शन में है, कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। और तो आपका फ्रिक्शन फोर्स किधर आएगा? बैकवर्ड आएगा कि नहीं आएगा? इस डायरेक्शन। ये आपका एफ आर ऑन बी। अब हम देखते हैं कि ब्लॉक बी के और ग्राउंड के बीच में अभी हम क्या रिलेटिव वेलोसिटी का, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या ग्राउंड की वेलोसिटी 0 है? यस सर। है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे? वी बी माइनस के वी जी करेंगे कि नहीं? यस सर। और वी बी क्या है आपका? 20 माइनस ग्राउंड की क्या है? 0। तो आपका क्या 20 मीटर पर सेकेंड आएगा ब्लॉक बी की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। जी सर। तो आप ब्लॉक वी की वेलोसिटी एक बार फिर बनाइए, ब्लॉक बी को, ब्लॉक बी ये बना, इधर आ रहा है क्या? वी बी जी आपका कितना? 20। तो आपका फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट इधर आएगा कि नहीं आएगा? जी सर। ऑन ए बी। इसका मतलब अगर हम दोनों को कंबाइंड करके लिखें कि बी ब्लॉक पे आपका फ्रिक्शन फोर्स किधर होगा, तो ये रहा आपका बी ब्लॉक, इन इस पे बैकवर्ड डायरेक्शन में ए की वजह से होगा। ए की वजह से होगा कि नहीं? और बैकवर्ड डायरेक्शन में ही फ्रिक्शन फोर्स होगा, किसकी वजह से? ग्राउंड की वजह से। होगा कि नहीं बी ब्लॉक पे? यस सर। तो आपको ए ब्लॉक पे आया पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, और बी ब्लॉक पे आया नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, दो, ऊपर भी और नीचे भी। समझ में आया? जी सर। जैसे कि आपको वही एक्सप्लेन है आपको। क्या हुआ? एक बार सर पीछे, सर पेज दिखाना सर एक बार। ये वाला सर इससे पीछे वाला सर। हाँ, डाउट है? ओके सर। क्लियर है सब? सर हो गया सर, क्लियर। यस सर। ओके। अभी तो रिलेटिव वेलोसिटी किस पे, सॉरी फ्रिक्शन की डायरेक्शन किस पे डिपेंड कर रही है? रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन। अब हम आते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में, देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। अभी तक हमने स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ा, लेकिन हम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू के बारे में देखेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन भी तो हमने देखी थी कल की क्लास में। कल की क्लास में हमने स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन देखी थी कि हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, हम जो, देखो स्टैटिक फ्रिक्शन कब तक लगता है? जब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन
जब स्टैटिक फ्रिक्शन कब, जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाएगा तो क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन फिर नहीं लगेगा, फिर से काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो ये देखो, ये ब्लॉक है, मान लो आपका 100 kg का, 100 kg का ब्लॉक है, ये पर्सन इसको धक्का मारने की कोशिश कर रहा है। तो इनिशियली इसने क्या किया, 10 न्यूटन फोर्स लगाया, 10 न्यूटन फोर्स लगाया, तो क्या फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में होगा? तो क्या फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा जब इसने 10 न्यूटन फोर्स लगाया है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? इसका नॉर्मल रिएक्शन कितना, मान लो ये 100 न्यूटन, सॉरी 100 न्यूटन का है ये, तो नॉर्मल रिएक्शन आपकी 100 न्यूटन हो जाएगी, यानी इक्वल टू 100 न्यूटन। आपका मान लेते हैं म्यू आपको दिया हुआ है कितना, 0.5 दिया, तो आपका फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, ये एफ आर की वैल्यू। एफ आर की वैल्यू मैं ऑप्शन दूंगा, पहले एफ आर की वैल्यू है म्यू एन का फॉर्मूला लगाएंगे आप, म्यू क्या है 0.5 इंटू 10 न्यूटन हम अप्लाई कर रहे हैं तो 5 न्यूटन लगेगा। अगर हम 10 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं तो 5 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। या फिर इसको थोड़ा सा हैवी लेते हैं ना यार, इसको थोड़ा सा और हैवी लेते हैं ब्लॉक को, तो ये 1000 न्यूटन कम अच्छा नहीं लग रहा, कम यूनिट वो आ रही है, ये 1000 हुआ, तो यहाँ से क्या आएगा, 500 न्यूटन आएगा, फ्रिक्शन फोर्स 500 न्यूटन आएगा ना। क्या 500 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? ऑप्शन ए है आपका, वन ऑप्शन है 500 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स, और ऑप्शन 2 है आपका क्या, 10 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, 500 न्यूटन या 10 न्यूटन? 10 न्यूटन है बेटा, आप में से कौन 10 न्यूटन, किसको? आदित्य बोल रहा है ना 10 न्यूटन? जी सर। बाकी लोग कितना लगेगा? 10 न्यूटन क्यों लगेगा सर? क्योंकि सर स्टार्टिंग से खुद को एडजस्ट कर लेता है। फ्रिक्शन एक्चुअली में लगता कैसे है, फ्रिक्शन एक लिमिटिंग वैल्यू होती है, फ्रिक्शन की एक लिमिट होती है। किसी ऑब्जेक्ट को आप धकेले जा रहे हो, वो एक लिमिट तक आपकी ताकत का अपोज कर सकता है, एक लिमिट तक, उसके बाद में क्या करेगा वो स्लाइड करना। आप देखोगे जब किसी कार में धक्का लगाते हो, जब आप एक बंद धक्का लगाते हो तो वो कार मूव नहीं, फोर्स लगाया तो कार क्या करती है, फ्रिक्शन फोर्स 100। जो लोग कार को धक्का लगा रहे हैं तो क्या कार की जो व्हील है उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है उस सरफेस के कांटेक्ट में आके कि उन पांचों की ताकत मान लो 1000 न्यूटन है कि 1000 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लगा सके। उसकी जितनी ताकत है, उसकी जितनी कैपेसिटी है, उतना फ्रिक्शन फोर्स लगाता है, बस उससे ज्यादा नहीं लगा सकता। अगर फोर्स आप उसकी लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा अप्लाई कर दोगे तो ऑब्जेक्ट आपका मूव करने लग जाएगा। इससे अगला नेक्स्ट स्लाइड जो हम पढ़ेंगे वो लिमिटिंग वैल्यू ही पढ़ेंगे। तो क्या हुआ, जब ये 10 न्यूटन अप्लाई कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स भी आपका कितना होगा, 10 होगा। जैसे ये अगर ये 11 न्यूटन अप्लाई कर रहा है तो ये भी 11 होगा। यस सर। अगर ये 100 न्यूटन अप्लाई कर रहा है मान लो, तो ये 100 होगा। मान लो ये वाला ब्लॉक जो था ना वो आपका 500 न्यूटन पे मूव करने लग जाएगा, मूव करने लगेगा। लेकिन जब तक ये ब्लॉक, जब तक ये पर्सन 499 न्यूटन तक लगाएगा तब भी ये 499 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, समझ रहे हो? और अगर इसने 500 न्यूटन लगा दिया, 500 न्यूटन, तो ये भी 500 न्यूटन लगा देगा। 500 न्यूटन जब तक फोर्स लगा रहा है तब तक ब्लॉक मूव नहीं होगा। तो ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, ग्राफ जैसे बढ़ता जा रहा है साथ साथ, हॉरिजॉन्टल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, ये देखो दोनों जैसे जैसे हॉरिजॉन्टल फोर्स बढ़ रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स मतलब ये ब्लॉक पे अप्लाई कर रहा है, जैसे जैसे बढ़ रहा है क्या फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ रहा है? मैंने आपको बताया जैसे 10 न्यूटन 100 न्यूटन। अब जैसे ही हॉरिजॉन्टल फोर्स ये यहाँ से 501 न्यूटन यानी कि 501 न्यूटन अगर फोर्स लगाएगा तो ये ज्यादा नहीं लगा सकता। इसकी कैपेसिटी थी 500 न्यूटन की ओनली। अब ये ब्लॉक मूव करना शुरू कर जाए। तो समझ में आ रहा है आपको? फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अगर उसकी लिमिटिंग वैल्यू से कम वैल्यू आप अप्लाई करते हो, लिमिटिंग, देखो एक क्वेश्चन आया था एक्चुअली में, एक क्वेश्चन आया था कि कोई ब्लॉक है, कोई ब्लॉक है, उसका वेट दिया हुआ है आपका 1000 न्यूटन, 1000 न्यूटन उसका वेट है, मान लो डाउनवर्ड वेट लग रहा है, और उसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका 0.5, और उस पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा था, म्यू है आपका 0.5, फोर्स अप्लाई किया जाता 10 न्यूटन।
अब उसमें क्या किया था, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू पूछी थी इन दोनों सरफेसेस के बीच में, यानी कि ये कोई सरफेस था, इस ब्लॉक के और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू पूछी थी। फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा इस ब्लॉक और सरफेस के बीच में, कितना फ्रिक्शन फोर्स होगा, म्यू एन होगा। यस सर। म्यू एन से निकाल लेंगे तो म्यू एन से क्या आएगा, म्यू कितना है 0.5 और वेट कितना है इसका 100,000 न्यूटन, तो कितना आएगा फ्रिक्शन फोर्स 500 न्यूटन, 500 न्यूटन आएगा ना। यस सर। जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो ये 10 न्यूटन अप्लाई कर रहा है तो 500 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स कैसे अप्लाई कर सकता है। यस सर। इसीलिए ज्यादातर जो ऑप्शन था इस क्वेश्चन का, सबसे ए ऑप्शन जो था ना, वैल्यू डिफरेंट थी, बस आपका जेई में ही आया था वैल्यू डिफरेंट, उसका सबसे पहला ऑप्शन ही था 500 न्यूटन। कि बच्चे आए, काफी सारे बच्चे जिनको कंसेप्ट पता था, ऑप्शन ए लगा के आगे बढ़ गए। और बी ऑप्शन था आपका 10 न्यूटन। बी ऑप्शन क्या था आपका 10 न्यूटन। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट था आपका, बी ऑप्शन 10 न्यूटन वाला करेक्ट था। 500 न्यूटन वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग था। 500 ये आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है, इतना हमेशा अप्लाई नहीं करता। जब फ्रिक्शन बहुत समझदार होता है, उसको जितना जरूरत होती है उतना एफर्ट अप्लाई करता है, जितना जरूरत होती है। भाई उसको जरूरत है थोड़ा सा, मतलब 10 न्यूटन लगा रहे हो, भाई हम 10 न्यूटन लगा देंगे तुम्हारे अपोजिट में। अगर आप 100 न्यूटन लगा रहे हो, हम आपके अपोजिट में 100 न्यूटन लगा देंगे। अगर आप 500 न्यूटन लगा रहे हो, हम आपके अपोजिट में 500 न्यूटन लगा देंगे। अगर आप लेकिन 501 न्यूटन लगा रहे हो तो भैया हमारी औकात से बाहर है, हम अपना 500 न्यूटन लगाएंगे स्टैटिक फ्रिक्शन में। अगर आप काइनेटिक की, जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाएगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन चेंज हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से, वो भी बताऊंगा आगे चल के क्यों होता है। तो फिर वो काइनेटिक फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग डील होगा ऑब्जेक्ट कि कितना एक्सेलरेशन होगा, कितना क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, आपने खुद भी फील किया होगा कि गाड़ी को जब धक्का लगाते हैं, गाड़ी को धक्का लगाते हैं तो एक बार अगर गाड़ी थोड़ा सा हिल जाए, भले ही एक बंदा धक्का लगा रहा है, अगर गाड़ी हिल गई ना, एक बार हिल गई तो आपको आगे पीछे करके थोड़ा सा इजी होता है उसको आगे ले जाना। लेकिन अगर हिल भी नहीं रही ना आपसे तो बड़ा टफ है, क्योंकि जब गाड़ी हिल नहीं रही है तो उसमें कौन सा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन अगर गाड़ी थोड़ा सा हिल गई अगर, तो आपका कौन सा फ्रिक्शन पिक्चर में आ गया, काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं। यस सर। तो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आ गया, और काइनेटिक फ्रिक्शन आपका स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, इसीलिए आप गाड़ी को थोड़ा आगे पीछे कर घुरा के आगे की तरफ ले जाओगे। समझ में आ रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन की ये ग्राफ कैसे बढ़ रहा है साथ साथ में। यस समझ में आ रहा है कि नहीं, आगे बढ़ रहा है फिर। जी सर। यस सर। ओके देन अब देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू। जैसे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, जितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो, मान लो उस फोर्स को एक लिमिट तक अपोज करता है, लिमिट तक। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 500 न्यूटन, इस वाले 500 न्यूटन लिया था मैंने। ये जो 500 न्यूटन, मान लो हमने माना कि 500 न्यूटन तक फ्रिक्शन फोर्स अपोज कर सकता है, उसके ज्यादा अपोज नहीं कर पा रहा है। अपोज अगर नहीं कर पा रहा है तो क्या होगा, अगर आप 501 न्यूटन भी अप्लाई करोगे तो आपका ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाएगा, फिर स्टैटिक फ्रिक्शन पिक्चर से खत्म हो जाएगा, फिर आपका काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन तभी पिक्चर में आता है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है। मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो आपका क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन तब पिक्चर में आएगा जब आपका ऑब्जेक्ट मोशन में, लेकिन अगर रेस्ट पे है तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन ही मोशन पिक्चर में रहेगा। सेम टू सेम ये वाला है। जैसे जैसे आप देखोगे, देखो आप इधर एनिमेशन से देख रहे हो, अभी ये क्या है, मान लो आपका फ्रिक्शन फोर्स है। जैसे आप स्टैटिक इस एक्सर्टेड फोर्स को बढ़ा रहे हो तो आपका फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ रहा है। देखो बढ़ रहा है कि नहीं। जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हो वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ रहा है, जैसे जैसे बढ़ा रहे हो फ्रिक्शन फोर्स, लेकिन एक लिमिट तक। जैसे ही इसको मान लो इसकी जो फ्रिक्शन फोर्स की औकात थी 100 न्यूटन की, इसको अगर मैं 1 न्यूटन अप्लाई करूं, मान लो 1 न्यूटन, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी 1 न्यूटन। अगर मैं 50 न्यूटन अप्लाई करूं तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी 50 न्यूटन। अगर मैं 99 न्यूटन अप्लाई करूं फ्रिक्शन, ये फोर्स 99, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना अप्लाई होगा, 99 न्यूटन। 99 न्यूटन। अगर मैं 99 से 100 न्यूटन अप्लाई करूं तो भी फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, 100 न्यूटन होगा।
लेकिन अगर मैं 101 यानी कि 101 न्यूटन अप्लाई करूं तब आपका फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? 100 न्यूटन से ज्यादा औकात नहीं है उसकी, 100 न्यूटन से ज्यादा औकात नहीं है उसकी। जो लिमिट है उसको हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैं आपको थोड़ा देसी लैंग्वेज बता रहा हूँ कि औकात मतलब उसकी भाई कैपेसिटी इतनी ही है, उसकी कैपेसिटी ज्यादा है ही नहीं उसकी, वो क्या करे? 100 न्यूटन तक स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाई कर सकता था। जब 101 न्यूटन आपने अप्लाई कर दिया तो स्टैटिक फ्रिक्शन अपने हाथ खड़े करे, भाई अब हमारी कैपेसिटी से बात बाहर जा रही है, अब काइनेटिक फ्रिक्शन आप संभालो मेरे, अब मुझसे ना हो पाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। जब काइनेटिक फ्रिक्शन मना कर देता है कि भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा, आप खुद देखो, तो तब जाके काइनेटिक फ्रिक्शन पर चीज पहुंचती है। तो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस बिफोर रिलेटिव स्लाइडिंग बिगिन, उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब रिलेटिव मोशन स्लाइड होने से पहले, क्या ये 100 न्यूटन को, क्या मैं यही बोलूं कि 100 न्यूटन जब तक अप्लाई किया था तो फ्रिक्शन फोर्स भी आपका 100 न्यूटन अप्लाई हो रहा था, तो मोशन स्टार्ट नहीं हो रही थी? यस सर। जैसे ही 101 न्यूटन अप्लाई किया मैंने, तब जाके मोशन स्टार्ट हुई। तो क्या मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या बोलूं? 100 न्यूटन। 100 न्यूटन फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू इस केस में 100 न्यूटन। ये मैंने एग्जांपल लिया है, बस आपको एग्जांपल से थोड़ा अच्छा समझ में आएगा, न्यूमेरिक वैल्यू से अच्छा समझ में आ जाता है। क्लियर हुआ लिमिटिंग फ्रिक्शन का कंसेप्ट? यस सर। यस सर। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन में भी क्या होता है, देखो इसको यहां पर लिख देता हूं मैं आपको। इतना 100 फ्रिक्शन फोर्स किसके, ये तो हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन था। स्टैटिक फ्रिक्शन भी आपका म्यू एन ही होता है, डायनामिक फ्रिक्शन भी आपका, सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन भी आपका म्यू एन होता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन भी म्यू एन होता है, सिर्फ इस म्यू का डिफरेंस होता है। अब आपको दिया गया क्वेश्चन में कि काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट आपका क्या है? म्यू है मान लो, और अगर आपको दिया हुआ स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, या फिर ओनली बोला है फ्रिक्शन कोफिशिएंट ओनली बोला है, तो इसका मतलब है कि वो आपको स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया है। काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए स्पेशली बोलेगा काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, अगर कुछ भी नहीं बोला तो आपको स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू दी हुई है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। ओके, अब हम आते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन की कंडीशन। देखो जैसे जब ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है, जब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो आपका जो एक्सर्टेड फोर्स है, वो जो आप फोर्स लगा रहे हो, वो आपका या तो ग्रेटर देन होगा, वो जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है ना, वो इक्वल होगा एक्चुअली में। जो रेस्ट पे होगा, आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना अप्लाई हो सकता है? जब रेस्ट पे है ऑब्जेक्ट, जब आपका रेस्ट पे है तो उसके इक्वल ही अप्लाई होगा। अरे आप जब ब्लॉक रेस्ट पे था, यहाँ पे जब 101 न्यूटन पे था, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा था? 1 न्यूटन लग रहा था। 50 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स, वो एक्सर्टेड फोर्स लगा रहे तो 50 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था। जब तक कि वो लिमिट, अपनी लिमिटिंग वैल्यू तक नहीं पहुंच रहा था, फ्रिक्शन फोर्स अपने एक्सर्टेड फोर्स के बराबर वो लगा रहा था। तो ये दोनों, फर्स्ट वाले केस में जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है, तो आपका जो एक्सर्टेड फोर्स होता है उसी के इक्वल फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है, लगता है कि नहीं? यस सर। तो जैसे ही जस्ट स्लिप वाली कंडीशन आ जाती है, जस्ट स्लिप, देखो एक्चुअली में क्या होता है, जब आप 1 न्यूटन अप्लाई कर रहे हो, जब आप मान लो 1 न्यूटन अप्लाई कर रहे हो, इसमें देखो जब आप 1 न्यूटन अप्लाई कर रहे थे फोर्स, तो यहां पे 1 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था, क्या वो मैक्सिमम वैल्यू से कम था फ्रिक्शन फोर्स की? थे। अरे एक तो आपकी है मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स की, एक है आपकी फ्रिक्शन फोर्स की एक्चुअल वैल्यू। तो यहां पे मान लो आपकी फ्रिक्शन फोर्स की 1 न्यूटन वैल्यू है, क्या वो एफएस जो आपका फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कितना लग सकता है आपका? 100 न्यूटन। 100 न्यूटन। क्या ये यस सर। इससे कम है 1 न्यूटन? यस सर। तो यही कंडीशन बता रहा है इस वाली फर्स्ट केस में कि आपका जो फोर्स एक्सर्टेड है, फोर्स जो एक्सर्टेड है उसकी मैक्सिमम वैल्यू से अगर वैल्यू कम है जो एक्सर्टेड फोर्स की, तो ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे रहेगा। मान लो आपका मैक्सिमम फोर्स कितना लगा सकता है? 100 न्यूटन लगा सकता है। अगर आप 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा। इवन कि 99 न्यूटन भी अप्लाई करोगे तब भी आपका ऑब्जेक्ट किस पे रहेगा? रेस्ट पे रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। है, अगर इसकी वैल्यू 100 है तो 100 न्यूटन तक आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा, 100 न्यूटन तक।
100 न्यूटन तक आपका रेस्ट पे रहेगा। मान लो 9 न्यूटन है तो आपका रेस्ट पर। अब जैसे ही आप क्या करोगे, जैसे ही जस्ट स्लिप वाली कंडीशन क्या होगी, जैसे ही आपका एक्सर्टेड फोर्स 100 न्यूटन अगर हो गया और आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स भी 100 न्यूटन था, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो वो कंडीशन क्या होगी, जस्ट स्लिपिंग। जस्ट स्लिप, जस्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्लिप करने वाला होगा। तो आपका जो एफएस मैक्स है वो भी आपका 100 न्यूटन होगा भाई। जब आपका अप्लाइड फोर्स भी 100 न्यूटन है तो आपका फ्रिक्शन फोर्स भी 100 न्यूटन आ जाएगा बेटा। Yes, sir. लिमिटिंग फ्रिक्शन का कंसेप्ट समझ में तो आ रहा है ना आपको? Yes, sir. सर Yes, sir. अब जब स्लिपिंग कंडीशन होगी, मान लो स्लिप करने लग गया, तो देखो इधर देखो आपको एफ एस आ, यहाँ पे एफ के आ गया, एफ के आ गया। तो स्लिप कब करेगा, स्लिप कब करेगा, जब ये आपका एफ एस कितना था, 100 न्यूटन था। जब वैल्यू एफ जो अप्लाई कर रहे हो, जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, मान लो आपने अप्लाई किया 110 न्यूटन, तो क्या ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू से ज्यादा है? Yes, sir. ज्यादा है ना। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू होती है उससे अगर ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हो तभी ऑब्जेक्ट स्लिप या मूव करता है। और उसके बाद में फ्रिक्शन, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, अपने हाथ खड़े कर लेता है, भाई अब हमसे कंट्रोल नहीं हो पाएगा, अब काइनेटिक फ्रिक्शन, आप आओ और संभालो चीजों को, अब हम जा रहे हैं। जैसे ही ऑब्जेक्ट स्लिप करना या मूव करना स्टार्ट कर देता है, हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन भाग जाता है कि भाई हमसे ना हो पाएगा, हम जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. क्लियर हुआ ये लिमिटिंग फ्रिक्शन Yes, वाला sir. कॉन्सेप्ट? जी सर. देखो Yes, ये sir. हम करेंगे कल की क्लास में। कल क्या है, अच्छा फ्राइडे है ना आज, तो अभी Yes, sir. सैटरडे है। इसको हम करेंगे मंडे को है 20 ऑफ फेब। यस सर इसको हम ग्राफ को देखेंगे, कैसे स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता है, कैसे उसके बाद में कम होता है, क्यों होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे मंडे की क्लास में। ओके, कर लें सर आज ही, क्या आज ही कर लेंगे सर। बेटा क्लास भी है ना इसके बाद में, दिक्कत ये है। अच्छा सर। कर तो लेते, और फिर ये भी है ना कि अभी बच्चे भी कम है तो कुछ ज्यादा बच्चों का लॉस ना हो, ये कंसेप्ट जो है ना थोड़ा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा यस सर। इम्पोर्टेंट भी ज्यादा है कि ये जो ग्राफ से हेल्प से मैं स्टैटिक और काइनेटिक दोनों फ्रिक्शंस को समझाऊंगा, क्यों होता है कम, क्यों ज्यादा होता है, ये सारी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। तो कम से कम लोगों का लॉस हो, इसलिए भी थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में ही कर लेंगे, वो ज्यादा बेटर। ओके सर। ठीक है ना? यस सर। Yes, sir. ओके गुड देन, नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन, वेरी गुड नाइट Good night, एवरीवन, sir. वेरी गुड Good नाइट night, एवरीवन, वेरी गुड नाइट।